Namaskar to all of you. Uh, Before starting our session, I just want to start with a small prayer. So, can we sit straight? Just close our eyes. Just close your eyes. हम कोशिश करेंगे जहाँ मेरा तन वहीं मेरा मन, उस स्थिति को अनुभव करें जहाँ मेरा तन वहीं मेरा मन। हृदय के पास हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा। आप अपनी आत्मा को साक्षी मानकर सर्वहितायचा का भाव मन में रखते हुए प्रार्थना आरंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आप अपने मन से और हृदय से वंदन कर कर अपने हाथ की हथेलियों को जोर से रब करिएगा। हाथ की हथेलियों को जोर से रब करिए। जैसे आपकी हथेलियां तेज गर्म हो जाएं, इस उष्मा को आप अपनी आंख पर लगाइए हल्के से। कवर योर आईज। This is called palming, good for your eyes. Just touch your on your face. See the palms. Directly see the palms. And once more, अपने हृदय के पास एक बार हाथ जोड़कर अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा को आप वंदन करेंगे, उनको नमन करेंगे, शत धन्यवाद देंगे। मैं आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आज हमें ये अवसर मिला कि हम अपनी ज्ञान को, जो गुरुओं के कृपा से हमें अपना ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को हम शेयर कर पाएँ आपके साथ। देखिए, क्योंकि हम जिस सोर्स से कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उस सोर्स के साथ हमारा एक संबंध, एक कनेक्शन, एक जान पहचान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि हम चर्चा जहाँ से शुरू करेंगे, जैसे आज हमने अपना इस वार्ता को शुरू किया प्रेयर के साथ, तो हर एक चीज़ का कनेक्शन बनाते हुए चलेंगे कि कहाँ से हमने शुरू की थी, बात किस प्रकार शुरू की थी। हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करते हुए चलेंगे और उनका संबंध बनाते हुए चलेंगे। ये पहला मेरा आग्रह है आप लोगों से। दूसरा मेरा आग्रह, ना सिर्फ मेरा ही सेशन, आप जो भी सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उस सेशन को अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप एकांत में बैठकर ज़रूर मनन, चिंतन और मंथन करिएगा। ठीक है? यदि आप वो नहीं कर पाए तो फिर वो स्टडी के लेवल पर ही समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर मुझे लगता है कि रिवीजन नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा, रिटेंशन नहीं होगा ज्ञान का, स्टडी ही रह जाएगी खाली। तो मेरा आग्रह है आप सभी लोग इसको ज़रूर एक बार 24 घंटे के अंदर फिर से मंथन और मनन चिंतन कर लेंगे विषय पर। दूसरा मेरा आग्रह है, मेरा विषय है एक्यूप्रेशर, जो कि बहुत ही प्रचलित नाम है ना, पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित नाम से ये जाना जाता है एक्यूप्रेशर। मैं शुरुआत करूंगा इसके इतिहास से और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से। उससे पहले मेरा फिर एक नम्र निवेदन कि हम किसी भी कार्य को ईश्वर को स्मरण करके शुरू करते हैं, जैसे हमने अभी किया, अभी एक भाव से शुरू किया कि हम इस पूरे जगत का हित चाहते हैं, इस पूरे जगत में एक शांति का भाव, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं हम। सभी की मान्यताओं अनुसार देखिए किन्हीं, जब हम ईश्वर के स्वरूप की बात करते हैं तो ईश्वर के स्वरूप में हमें आकार या निराकार कुछ भी हम अपना आस्था या मान्यता रख सकते हैं। तो जब हम एक्यूप्रेशर सीखते हैं और हमारे गुरुजी ने हमको सजेस्ट किया था कि हम किसका स्मरण करें, जब हम एक्यूप्रेशर सीखते हैं और एक्यूप्रेशर करते हैं तो हम सबसे पहले किसका स्मरण करें, तो उन्होंने बहुत एक शानदार बात कही कि हम ध्यान देंगे केवट का। आप सभी लोगों ने केवट नाम सुना होगा। रामायण के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो आपने केवट का नाम सुना होगा। तो केवट को याद इसलिए करना है कि उनकी एक मान्यता ये थी कि भगवान के दर्शन करने पर उनके मन में सिर्फ दो मंशाएं थी, उनके अंदर सिर्फ दो भावनाएं पैदा हुई कि एक, मैं ईश्वर के पैर पखारूं, भगवान के पैर धोऊं। दूसरा, मैं उनकी यात्रा में एक जो
नदी है उसको पार कराऊं, यानी अपनी नौका से उनकी एक नदी का एक यात्रा में मैं उनको पार कराने में मदद करूं। प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, भगवान से प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। केवट, केवट एक व्यक्ति का नाम है जी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर वनिशारी जी जानना चाहते हैं। केवट, केवट एक व्यक्ति का नाम है ओके जो सर, एक थैंक यू। हाँ, एक पात्र हैं। आप ओके, रामायण के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आप उनको जान पाएंगे। ओके सर, जी, थैंक यू। हाँ जी। तो इसी प्रकार जब हम एक्यूप्रेशर सीखेंगे तो हमारे मन के भाव ये स्पष्ट होने चाहिए कि हम सेवा का भाव हो हमारे मन में, क्योंकि ये स्पर्श चिकित्सा है। दूसरा, हमें प्राप्ति से ज्यादा देने की इच्छा हो। ठीक है, इसको हम जब आगे व्याख्यान करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे। आइए हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी का इतिहास हम लगभग मानकर चलते 6000 वर्ष पूर्व का है। और हम ये मान लेते हैं मानव की जो सभ्यता आई, मानव सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो 10,000 वर्ष से अधिक पूर्व नहीं होगी। तो 6000 वर्ष क्या तकरीबन ये थेरेपी प्रचलित हुई। इस प्रचलित थेरेपी को आज जो है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के नाम से जाना जाता है ना। हाँ, इसे विशेष एकदम जो है ना वो नहीं माना जाता है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट सिस्टम माना जाता है। इसका जो संबंध है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से पुकारा गया। ठीक है, कहते हैं प्राचीनतम जो इसका निकास है वो भारत से है, किंतु इसका प्रचार और प्रसार करने में जापान और चाइना का मुख्य जो है ना वो विशेष स्वरूप रहा, क्योंकि उन्होंने इसका प्रयोग भी बहुत किया और इससे लाभान्वित भी बहुत हुए। ठीक है, तो उसका प्रचार और प्रसार में चाइना का और जापान का काफी महत्व रहा। भारत में इस चिकित्सा को आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जहां पर इसे मर्म चिकित्सा कहा जाता है। मर्म चिकित्सा, तो यदि आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना हो इतिहास के बारे में तो उसे मर्म चिकित्सा आप नोट कर लीजिएगा। मर्म का मतलब मालिश, मर्म मीन से मालिश। आवाज कटत आहे मॅडम. सर आवाज येतोय बरोबर. इकडे आवाज हाँ, क्लिअर नाही बोलत आहे. हाँ, वो शायद उनकी तरफ नेटवर्क वीक है, जी, इस वजह से उनको लग रहा है। हाँ जी, जी सर। जी। तो मर्म चिकित्सा के संदर्भ में आप ये पढ़ेंगे, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है स्पर्श चिकित्सा, जहां पर हम स्पर्श करते हैं। तो हमारे यहाँ आप लोगों को मालूम है बचपन से बच्चे से लेकर और बड़े वृद्ध तक हमारे यहाँ मालिश का प्रावधान रहा है ना। मालिश हमारे यहाँ की जाती है, तो वो एक चिकित्सा का स्वरूप था। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो श्रृंगार किया जाता था, आज भी किया जाता है, चाहे वो बैंगल्स हो, चाहे वो पाजेब हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो पियर्सिंग कान की हो, ये सभी जो है ये बिंदु चिकित्सा थी। ठीक है, और शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर वो जो आभूषण थे श्रृंगार के, वो श्रृंगार के आभूषण वहां पर मालिश करते रहते थे, या पियर्सिंग करने पर वो उसको स्टिमुलेट करते रहते थे, जिससे रिलेटेड ऑर्गन्स को बेनिफिट मिलता था। तो ये एक प्रूफ मिलता है हमें कि इसका कहीं ना कहीं बस उस तरीके से प्रचार नहीं था, उस तरीके से नाम नहीं था, लेकिन उद्देश्य शायद यही रहा होगा। इसके बाद चाइना में जो है इस चिकित्सा को शियात्सु नाम से पुकारा जाता है। इसका जो प्रचलित नाम है शियात्सु। चाइना और जापान में शियात्सु, शियात्सु। यहाँ शी का मतलब है उंगलियां, भाषा में शी का मतलब है फिंगर्स, आत्सु का मतलब है प्रेशर। तो वह चिकित्सा जो उंगलियों से दबाव देकर दी जाए उस चिकित्सा को कहते हैं शी आत्सु। मैं कुछ कंट्रीज के नाम आप लोगों को बता रहा हूं जहां पर हम और स्पष्ट से लिख लेते हैं इनको। जापान में इसको शियात्सु कह रहे हैं। अमेरिका में इसको रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्सोलॉजी। आपने बहुत सुना होगा एक्यूप्रेशर के संदर्भ में। तो अमेरिका में उन्होंने जब इस प्राचीन विद्या को सीखा तो रिफ्लेक्सोलॉजी का नाम दिया। जर्मनी में इसको इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर कहा गया, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर या वोल मेरिडियन, VOLL वोल मेरिडियन, MERIDIAN मेरिडियन। कोरिया में इसको सुजोक एक्यूप्रेशर कहा गया।
कोरिया में इसको सुजोक एक्यूप्रेशर कहा गया, इंडिया में इसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कहा गया, और चाइना में इसको मेरिडियनोलॉजी, मेरिडियन एक्यूप्रेशर कहा गया, मेरिडियनोलॉजी कहते हैं इसको। यदि हम रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर की बात करें, अमेरिका के हिसाब से जो स्टडी बेस्ड आया, मॉडर्न साइंस के हिसाब से उन्होंने जो स्टडी किया, वहां पर उन्होंने इसको निकाला कि रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब है हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु, ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हमारे थंब के टिप पर यदि हम प्रेस करें तो फिजिकली हमें नजर आ रहा है कि हमें थंब का टिप प्रेस हो रहा है, बट इट इज द रिफ्लेक्स पॉइंट ऑफ योर ब्रेन, इट्स हेल्प्स टू स्टिमुलेट योर ब्रेन, ठीक है। अब आदिकाल से यदि हम इसको उस शास्त्र से जोड़कर देखें तो मुद्रा विज्ञान में आपने देखा है, दिस इज कॉल्ड योग में ज्ञान मुद्रा। इसका परीक्षण यदि आप करना चाहें तो ज्ञान मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और थंब की टिप को हम हल्के से टच करते हैं, जस्ट टच, ठीक है। और आप इसको आभास करके देखिएगा, 20 मिनट आप इस मुद्रा में रहिए, 20 मिनट के बाद यू कैन फील, आप जोर से ऐसे पिंच करिए और देखिए यहाँ पर एक निशान बन जाता है, गहरा निशान बन जाता है दबाव का। सो हम जोर से प्रेस नहीं कर रहे हैं, 20 मिनट हम जस्ट टच कर ज्ञान मुद्रा में बैठ रहे हैं और ये प्रेशर ऑटोमेटिकली वहां क्रिएट हो जाएगा, ये स्टिमुलेशन वहां पर ऑटोमेटिकली वो प्रेशर बन जाएगा वहां पर अट्रैक्शन से, ठीक है। सो ज्ञान मुद्रा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट योर ब्रेन सेल्स, बोथ द कोर्टेक्स, ठीक है। तो यहां से हम इसको टैली भी कर सकते हैं कि योग में ज्ञान मुद्रा और एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी में थंब के टिप पर आवाज गई सर? हाँ, वेट शायद वो हाँ जी, होगा। जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, अभी ठीक है। हाँ जी जी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में इसके कितने तरह से हम रिफ्लेक्स पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें मैं उसको कैटेगराइज करके लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। पहला है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी पैर के तलवों में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स बिंदु हैं। देन हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी को ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं, ऑरिकुलर थेरेपी या ऑरिकुलॉजी, ऑरिकुलर आपने सुना होगा, ऑरिकुलर थेरेपी। आप इसकी एक ब्यूटी देखने की कोशिश करिएगा, देखिए कान की बनावट आप देखिए, और कान के अंदर की बनावट आप ध्यान से देखेंगे, कभी आपने गौर किया हो तो आप देखिए कान की बनावट ऐसी है जैसे फीटस, ठीक है, जैसे 6 महीने का फीटस वो मां के गर्भ में हेड डाउन और बॉडी अप, जिसको हम कूर्म आसन कहते हैं, योग में हम उसे कूर्म आसन कहते हैं। कूर्म आसन की स्थिति में जैसे बच्चा मां के गर्भ में होता है, कान की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है, देखिए इनर साइड से। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन, ठीक है। हाँ, प्रकृति और परम पुरुष की ये सौंदर्य है। तो पूरा हमारा जो वो जन्म का स्वरूप है वो हमारे कान में है। तो कान में पूरे शरीर के रोग उपचारक बिंदु मौजूद हैं, उनको हम ऑरिकुलर थेरेपी कहते हैं। एक अलग से पूरी ब्रांच, पूरी स्टडी है, यहां से रिफ्लेक्स पॉइंट से हम पूरे शरीर को नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है फेस रिफ्लेक्सोलॉजी, फेस रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर है स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको हम स्पाइन सेगमेंट कहते हैं। स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी, दैट मीन्स स्पाइन segment. And then the next is chest and other reflexology. Other reflexology में बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जो हमारे बाइसेप में हो सकते हैं, हमारे फोर आर्म्स में हो सकते हैं, हमारे शिन बोन पर हो सकते हैं, हमारे काफ मसल्स में हो सकते हैं, ठीक है, हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स में हो सकते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के पास हो सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। देखिए, अभी हमने आपको कहा रिफ्लेक्सोलॉजी में जो पॉइंट्स
हेड का पॉइंट, ब्रेन का पॉइंट मेरे थंब पर है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स पॉइंट. बट मान लीजिए इफ यू हैव एन हेडेक, अगर आपको सर में दर्द है तो आईब्रोज के यहाँ पर सेंटर, इसको टीका पॉइंट कहते हैं, जहां हम टीका लगाते हैं, या फीमेल्स बिंदी लगाते हैं, दिस टीका पॉइंट, इफ यू ट्राई टू स्टिमुलेट दिस पॉइंट, ठीक है, और स्टिमुलेट करने का तरीका है, आप ऐसे मुट्ठी बंद करिए, मुट्ठी बंद करने के बाद दिस इज योर फर्स्ट नकल, फर्स्ट नकल को आप अपने आईब्रोज के सेंटर पे ऐसे रखिए, एंड सेकेंड हाथ से इसको सपोर्ट करके आप प्रेस करिए जोर से, एंड काउंट करिए मन में 1 2 3 4 5, रिलीज. देन अगेन प्रेशर 1 2 3 4 5, रिलीज. एंड वन मोर टाइम 1 2 3 4 5, रिलीज. यू फील समथिंग बेटर. कैसे? एनर्जी का फ्लो, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी जो ब्लॉक हो गई थी, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोल्डनेस, ड्राइनेस, हीट, और मे बी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज, इफ इट cured with this point, so this point is called direct point, DP. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ब्रेन का थंब पर पॉइंट होना आरपी कहलाता है, रिफ्लेक्स पॉइंट कहलाता है, लेकिन हेड को हेड से ही ठीक करना, हेड पर ही किसी बिंदु को दबाकर ठीक करना, इसको डायरेक्ट पॉइंट कहते हैं, डीपी. ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है डीपी और आरपी में क्या डिफरेंस है. डीपी मतलब डायरेक्ट पॉइंट, जिस भी ऑर्गन को, जिस भी बॉडी पार्ट को आप हील करना चाहते हैं और उसके आसपास आप दबा रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट पॉइंट कहते हैं, और जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वो उस अंग से दूर हो सकते हैं. ये इसका थोड़ा सा एक मैंने आप लोगों को विवरण दिया. इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब भी हम एक्यूप्रेशर थेरेपी जानना चाहेंगे तो हमें बेसिक बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है. योगाचारी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे योगाचारी हैं, बट उनको अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता, ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता. सो दिस इज वेरी रॉन्ग. तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में भी हमको बेसिक अनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है. और जैसा कि हम जानते हैं, अनाटमी मतलब है स्ट्रक्चरल साइंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन अनाटमी मीन्स द स्ट्रक्चरल साइंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एंड द फिजियोलॉजी मतलब है द फंक्शनल साइंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. तो ये हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है. एक नाम मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि आप कभी भी हिस्ट्री में कहीं उठाएंगे तो आप, क्योंकि उस नाम से परिचित होंगे, तो आप उसके बारे में इंटरेस्ट भी आएगा और पढ़ भी पाएंगे. द नेम इज अन्मा, ANMA, अन्मा. अन्मा means this is an ancient technique used in Japan. This is a massage technique used in ancient time. It is used in Japan. Anma is a all oil massage technique. ठीक है. हमने जैसे अभी आपको बताया था शिआत्सु. शिआत्सु में शी मतलब फिंगर्स, आत्सु मीन्स प्रेशर. ऐसे एक्यू प्रेशर, तो एक्यूज जो है वो एक लैटिन वर्ड है. एक्यूज इज अ लैटिन वर्ड एंड प्रेशर इज इन इंग्लिश वर्ड. सो व्हाट डज इट मीन? एक्यूज मीन्स नीडल और द शार्प, नीडल और द शार्प, एक्यूज, एंड द प्रेशर मीन्स प्रेशर. सो इसका मतलब हुआ तीक्ष्ण दबाव, ठीक है, या तीव्र दबाव. अब तीव्र दबाव के मतलब आप देखने की कोशिश करेंगे. देखिए तीव्र दबाव का मतलब क्या है कि मान लीजिए थंब प्रेशर मेरा, इट क्रिएट्स अ प्रेशर अप टू 35 kg फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड आई हैव 4 पेशेंट्स. वन इज 10 years old child, another is 20 years, है ना,
और एक 30 इयर्स स्ट्रॉन्ग मेल है ना, उसी के एवज में एक 70 इयर्स ओल्ड, ठीक है, फीमेल। सो हर किसी के लिए प्रेशर का जो तीव्रता है वो अलग अलग होगी। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अब। हेलो हेलो सर, नो वॉइस। मैडम आवाज नहीं आ रही कुछ भी। मैडम भी वही बोल रही है। सर जी, अमित सर, आवाज नहीं आ रही है मैडम। सर को आवाज ही नहीं जा रही अपनी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हिअरिंग इम्पेअर्ड सारखं खुनवा त्यांना आवाज नाही येत. जस्ट अ मिनिट, आई विल कॉल हिम. चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं ना. अरे मनोज सर, प्लीज वेट पार्टिसिपेंट, सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं लीव करके. एंड डोंट डिस्कस एनीथिंग पर्सनल ऑन दिस लाइव चैट. यू जस्ट कॉल टू योर फ्रेंड एंड देन यू कैन टॉक. This is a public platform. Don't discuss anything here. बिकॉज मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है फिर. सो जी हम यही बात कर रहे थे कि उसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली उसको पूरा अवेयरनेस और पूरा वो रखना है, जो भी इसको पार्टिसिपेट करेगा या उसमें प्रैक्टिस करना चाहेंगे. इसके बाद हमने जो बताया था आपको कि अनवा टेक्निक के बारे में हमने बताया था. अनवा एक जापान की टेक्निक है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा. एक्यूप्रेशर के बारे में हमने बताया था. एक्यूज का मतलब है शार्प एंड प्रेशर का मतलब दबाव. तो शार्प दबाव देकर शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर, अंगों पर चिकित्सा पद्धति को अपनाना, ये एक्यूप्रेशर कहलाता है. अब हम थोड़ा सा इसमें एक्यूप्रेशर में मेरिडियनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक वास्ट एरिया है और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एक्यूप्रेशर थेरेपी का. तो हम मेरिडियनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. मेरिडियनोलॉजी में हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको उनके बीच में अंतर संबंध बताया गया है. किस प्रकार से? उसको यिन और यांग कहते हैं. यिन एंड यांग, ठीक है. तो यिन जो है, आप उसको लिखिए फेमिनाइन पावर, फेमिनाइन, या वाइफ ऑर्गन लिख सकते हैं आप, वाइफ ऑर्गन, वाइफ ऑर्गन. और यांग को आप मस्कुलाइन एनर्जी कह सकते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी या हस्बैंड ऑर्गन. यिन और यांग को समझने के लिए हम एक प्रकार से और समझते हैं. इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे नेचर के अंदर हर एनर्जी का एक डिफरेंट एनर्जी भी है ना, उसकी ऑपोजिट फोर्स भी है, ठीक है. जैसे शक्ति, शिव, जहाँ शक्ति है उनकी जो विपरीत अवस्था है वो शिव है. होमो का हेट्रो, नेगेटिव का पॉजिटिव, फीमेल का मेल, स्लो फास्ट, कोल्ड हॉट,
सॉफ्ट, हार्ड। ठीक है, आप देखते हैं ना कई कई अंग हमारे सॉफ्ट होने चाहिए, यदि वो हार्ड हैं तो बीमार हैं, है ना। जो जिन अंगों पर थोड़ा हार्ड होना चाहिए वहां पर यदि वो सॉफ्ट हो जाए तो वो बीमार हैं। जैसे मैं मांसपेशियों की बात करता हूं, हमारे पास थाई में दो मसल्स की बात करते हैं, एक क्वाड्रिसेप और एक हैमस्ट्रिंग मसल। क्वाड्रिसेप इज अ फ्रंट मसल, हैमस्ट्रिंग इज अ बैक मसल। बाय द नेचर ये होना जो चाहिए वो होना चाहिए, क्वाड्रिसेप मस्ट बी स्ट्रेंथन एंड हैमस्ट्रिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल। बट इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग इट, हम उसके लिए कोई व्यायाम ना करें, उस पर ध्यान ना दें, तो आप देखते हैं हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स लूज हो जाते हैं और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें नी इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो उसकी प्रकृति है, इसको भी शरीर की प्रकृति को देखना दोनों अवस्थाओं से। ये यिन और यांग है, तो यिन जो है वो फेमिनाइन पावर और यांग मस्कुलाइन पावर है। उसमें मैंने अभी काफी सारी चीजें आपको बताई, सॉफ्ट एंड हार्ड, डेथ एंड बर्थ, मेटाफिजिकल का फिजिकल, स्टडी का अनस्टडी, कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपेंशन, फुल का एम्प्टी, डे का नाइट, स्लिम का ओबीज, इनर साइड आउटर साइड, क्रॉनिक एक्यूट, फ्रंट बैक, अप डाउन, शॉर्ट लॉन्ग, स्ट्रक्चर फंक्शन, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। सो ये जो है ऑपोजिट फोर्सेस, इनको हम यिन एंड यांग कहते हैं। अब इसको हम अपनी बॉडी से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, हम 12 मेरिडियंस के बारे में आज आपको बताएंगे, 12 मेरिडियन लाइंस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, सो हम पहले यिन मींस वाइफ ऑर्गन्स के बारे में लिखते हैं। लिखिए, फर्स्ट वाइफ ऑर्गन इज लिवर, सेकंड वाइफ ऑर्गन इज हार्ट, थर्ड वाइफ ऑर्गन इज स्प्लीन, fourth wife organ is lungs, fifth is kidney, and sixth is pericardium. Now the yang organs, इनके बिल्कुल ऑपोजिट में, सेम सिमिलर ऑपोजिट साइड में लिखिएगा। लिवर का हस्बैंड ऑर्गन है, दिस इज अ वाइफ ऑर्गन, सो लिवर का हस्बैंड ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। हार्ट का हस्बैंड ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्प्लीन का हस्बैंड ऑर्गन है स्टमक। लंग्स का हस्बैंड ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। किडनी का हस्बैंड ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। पेरिकार्डियम का हस्बैंड ऑर्गन है ट्रिपल वार्मर या ट्रिपल बर्नर भी हम इसको कहते हैं। इसको, दिस इज नॉट एन ऑर्गन एक्चुअली, लेकिन वो ये बताता है कि हमारी बॉडी के 3 डिविजन्स हैं जहां पर एनर्जी या हीट रह सकती है और उस हीट के मैनेजमेंट करनी होती है हमको। तो वो फर्स्ट पार्ट है आपका हेड पार्ट, है ना, यानी क्लेविकल टू हेड। सेकेंड पार्ट है क्लेविकल टू नेवल और लोअर अब्डोमिनल, एंड थर्ड पार्ट है लोअर अब्डोमिनल टू फुट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल वार्मर या ट्रिपल बर्नर। ये 12 ऑर्गन्स हैं हमारे पास जो हस्बैंड वाइफ की तरह काम करते हैं। अब इनको हस्बैंड वाइफ क्यों कह रहे हैं? एक फैमिली में जब हस्बैंड बीमार होते हैं, उनको कोई तकलीफ होती है, तो वाइफ उनको हेल्प करती है, कर सकती है ना। वाइफ उनको काफी सारी मदद कर सकती है। मदद करने पर क्या होगा, हस्बैंड जल्दी रिकवरी करेंगे, है ना। सिमिलरली अगर वाइफ बीमार है तो हस्बैंड उनके लिए एक सपोर्ट है। हस्बैंड उनको उनके बहुत सारे काम में हेल्प कर सकते हैं, है ना, और उनको रिकवरी में मदद कर सकते हैं, मतलब वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर थोड़ा दे सकते हैं। तो द सेम वे हमारे बॉडी ऑर्गन्स में भी है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में अगर एक सिस्टम बीमार है तो उसको तो बूस्टअप करना ही है, उसको तो जगाना ही है, बट वहां उसका काम किसको देना है? दूसरे ऑर्गन को देना है। ठीक है, वहां से एनर्जी लेना है, ट्रांसपोर्ट कराना है आपको एनर्जी को। सो दिस टेक्निक वी लर्न इन दी मेरिडियनोलॉजी। ठीक है, हर मेरिडियन लाइन का अपना एक एनर्जी साइकिल होता है, अपना एक एनर्जी
का स्वरूप होता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको एक, जैसे मैं बात करता हूं लंग्स की, ठीक है? तो लंग्स में ये यिन ऑर्गन कहलाता है, यंग है यिन ऑर्गन, आपने अभी लिखा है लंग इज ए यिन ऑर्गन। इसकी एनर्जी है ड्राइनेस, लंग की एनर्जी है ड्राइनेस। अगर हम इसको ऋतु से देखें तो इसका जो एनर्जी का ऑप्टिमम टाइम है वो है ऑटम। अब आप देखिए ऑटम सीजन के अंदर ड्राइनेस काफी होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो यिन ऑर्गन है, एक चीज और लिख लीजिए आप, यिन जो लाइन है उसकी एनर्जी मूव करती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यिन एनर्जी मूव्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, और यांग ऑर्गन्स की एनर्जी मूव करती है डाउन टू अपवर्ड। सो दैट क्रिएट्स अ साइकिल, अ कनेक्शन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल लंग मेरिडियन जो है वो स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए क्लेविकल से, ठीक है? तो यहां से यिन पार्ट से जा रहा है फिंगर तक, और यहां से टर्न करके यांग पार्ट से आ रहा है ऊपर की तरफ। तो हमारी बॉडी में भी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है यानी इनर साइड इज यिन ऑर्गन्स, यिन बॉडी पार्ट्स, और जो बैक साइड है वो यांग पार्ट है। हाथ में बात करें तो दिस इज यिन पार्ट, ये यिन है, ये यांग पार्ट है, ठीक है? तो एनर्जी मान लीजिए यहां से जाकर इधर गई और इधर से घूमकर वापस इधर आ गई पीछे। सो दिस इज, इट क्रिएट्स अ साइकिल। अब उसकी एनर्जी कैसे, ड्राइनेस है ना, लंग की एनर्जी है ड्राइनेस, पूरी ड्राइनेस इस पूरे साइकिल में मेंटेन कर रही है ड्राइनेस को। मान लीजिए ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है कहीं पर, इस पूरे रिंग में ये कहीं पर ब्लॉक हो जाती है, एक सेगमेंट के अंदर ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो क्या होगा, जहां पर ये ब्लॉक हो गया वहां पर ओवर ड्राइनेस हो जाएगी, ओवर हीटेड हो जाएगा, ठीक है? और बाकी जगहों पर जो ड्राइनेस चाहिए थी वहां पर मॉइस्चर आ जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो हम क्या करते हैं, हम ये ट्रीटमेंट कैसे करें उसका बेस बता रहे हैं आपको कि हम वहां पर ब्लॉक्ड ड्राइनेस को फ्लो में लेकर आते हैं। सो दिस ब्लॉक्ड ड्राइनेस इफ स्टार्ट मूविंग इन द रिंग, इन द मेरिडियन लाइन, तो जहां पर ब्लॉक हो गया था वहां पर जो एक्सेस ड्राइनेस हो गया था वो मेंटेन हो जाएगा, और जहां पर ह्यूमिड हो गया था वहां पर भी ड्राइनेस आ जाएगा, ठीक है? विच रिक्वायर्स आवर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, जो उसकी एनर्जी है, तभी वो अपना फंक्शन ठीक से कर पाएगा। सो दिस इज मेरिडियन लाइन, और कैसे वो काम करता है ये एक बात है, ठीक है? इसमें इसको हम एलिमेंट्स के साथ जोड़ के भी देखते हैं एक बारी, कि हमारे शरीर को आयुर्वेद के हिसाब से पंच महाभूत कहा गया है। पंच महाभूत, 5 बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स, ठीक है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 एलिमेंट है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। लेकिन यदि हम इस जापानीज और चाइनीज आर्ट को पढ़े तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। वो कहते हैं कि जो वुड एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट को वो वुड कहते हैं, एयर नहीं बोल रहे हैं, वो वुड कह रहे हैं। फायर को फायर ही बोल रहे हैं, अर्थ को अर्थ ही बोल रहे हैं, वाटर को वाटर ही बोल रहे हैं, लेकिन एयर को वो वुड बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो सोचते हैं ऐसा कि एयर का मतलब है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिल रहा है, ठीक है? तो द राइट सोर्स ऑफ द एयर इज प्लांट, इसीलिए वो वुड कह रहे हैं उसको, ठीक है? और दूसरा वो स्काई को कह रहे हैं मेटल, ठीक है? क्योंकि मेटल में हीट होता है, और मेटल जब लावा बनता है, लावा होता है ना, वो लावा से जो वाष्प बनता है और वाष्प क्रिएट होता है, उससे स्काई एलिमेंट आता है, ठीक है? स्पेस एलिमेंट क्रिएट होता है, स्काई एलिमेंट क्रिएट होता है। तो वो इनके एलिमेंट्स को बोल रहे हैं कि जो लिवर का एलिमेंट है वो वुड है। लिवर का एलिमेंट क्या है? वुड है। हार्ट का एलिमेंट फायर है। स्प्लीन का एलिमेंट अर्थ है।
लंग का एलिमेंट मेटल है, किडनी का एलिमेंट वाटर है, एंड पेरिकार्डियम का अगेन, पेरिकार्डियम का जो और ट्रिपल बर्नर का जो एलिमेंट है वो फायर है। ठीक है, इसमें देखिए क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास, बहुत एक ही सेशन है, एक छोटा सेशन है, उसमें मैं आपको सिर्फ क्लूज दे रहा हूं, वो की पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से आप उसको बाद में इंटरकनेक्ट करेंगे और थ्योरी कहीं से भी पढ़ेंगे जब आप, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा और आप आराम से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। फाइन। अब हम जब मेरिडियन लाइन पढ़ते हैं, मान लीजिए उस मेरिडियन लाइन में 9 पॉइंट्स हैं या 47 पॉइंट्स हैं या 67 पॉइंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइंस पर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसकी संख्या। इन सारे पॉइंट्स में पांचों एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी बिंदु पर कोई एक एलिमेंट होता है। ठीक है, बट हम जैसे अभी पढ़ रहे थे, हम लंग मेरिडियन को पढ़ लेते हैं। लंग मेरिडियन में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 11। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हैं 11, और इसका जो एलिमेंट है वो मेटल है। हमने अभी लिखा लंग का मेटल है, लंग का एलिमेंट है मेटल। अब इस पूरे मेरिडियन लाइन पर, यानी इन पूरे 11 पॉइंट्स में जो पॉइंट इंडिकेट करता है मेटल को, इसी पॉइंट को हम हॉररी पॉइंट कहते हैं। HORARY, हॉररी पॉइंट मींस मेन पॉइंट, हॉररी पॉइंट। ये शब्द पढ़ने को मिलेगा आपको कहीं पर जब भी आप पढ़ेंगे थ्योरी। दिस इज अ हॉररी पॉइंट, HORARY, हॉररी पॉइंट मींस मेरिडियन लाइन का जो एलिमेंट है वो जिस बिंदु पर होता है, सेम सिमिलर पॉइंट, सिमिलर एलिमेंट इज कॉल्ड हॉररी पॉइंट, मींस द मेन पॉइंट। तो आपको मान लीजिए हमारे 12 मेरिडियंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 309 पॉइंट्स। इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो इसको मेमोराइज करना, उसको प्रैक्टिस करना, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। बट हम क्या कर सकते हैं, 12 मेरिडियन में अगर हम हॉररी पॉइंट्स को याद कर ले तो आपके पास 12 पॉइंट्स को याद करना इज सो इजी, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इफेक्टिव पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हम पूरे 309 पॉइंट्स को स्टडी कर सकते हैं, उन 309 पॉइंट्स में से हम हॉररी पॉइंट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज है, आप पढ़ेंगे हर मेरिडियन लाइन पर जी क्लेफ्ट पॉइंट होता है, ZIZ हाइफन क्लेफ्ट, CLEFT, जी क्लेफ्ट पॉइंट। अब जी क्लेफ्ट का मतलब है वेयर द एनर्जी एक्यूमुलेटेड। उस मेरिडियन लाइन का जो एनर्जी है, जैसे इसका एनर्जी है ड्राइनेस, लंग का एनर्जी है ड्राइनेस, सो इट इज एक्यूमुलेटेड इन दिस पॉइंट, जी क्लेफ्ट पॉइंट। So in every channel, in every meridian line, you have these 2 points. First is the same metal point, same element point, and second is Z cleft point. तो अब हमारे पास नंबर 12 हो गए, और एक्सपर्टीज चाहिए, नंबर 24 हो गए। 12 मेरिडियन लाइन में 12 मेरिडियन पॉइंट्स यानी हॉररी पॉइंट्स याद कर लीजिए, और 12 जी क्लेफ्ट पॉइंट याद कर लीजिए, तो 24 नंबर से आप 309 पॉइंट्स का जो एनर्जी है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं आप। ये पहला काम हो सकता है हमारा। नाउ वी चेक बायोलॉजिकल साइकिल। देखिए हमें बेसिकली चीज ना एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को, है ना, लोगों में ये अवेयरनेस डालने की जरूरत है कि हमारे पास कितने कितने तरीके की घड़ी है ना। तो एक हमारे पास घड़ी है जिसको हम कहते हैं ये वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, ये है। दूसरा साइकिल हमारे पास है नेचुरल साइकिल, नेचर का अपना एक साइकिल है, उससे ही हमारा जुड़ा हुआ हमारा ये क्लॉक, है ना, वॉल क्लॉक। तीसरा साइकिल है हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल
if you get up by 5 o'clock in the morning today, है ना, and you have your breakfast by 7 or 8 o'clock in the morning, next morning automatically it happens 5 o'clock you have a alarm, you have a clock, it comes from your physical as well as mental. मतलब आपके शरीर वो आपको अलार्म करेगा 5 बजे आपकी नींद जरूर खुलेगी, है ना. दिस इज अनदर थिंग कि आप उसको एंटरटेन करते हैं या नहीं करते, आप उसको सप्रेस करते हैं या फॉलो करते हैं, दिस इज योर चॉइस, आप वो कर सकते हैं, बट वो अलार्म जरूर होगा. 8 बजे अगर आपने कल खाना खाया तो आज 8 बजे आपको भूख जरूर लगेगी, 8 बजे आपको वो बॉडी अलार्म जरूर करेगी. हम उसको सप्रेशन भी कर सकते हैं, हम उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बायोलॉजिकल के क्लॉक के हिसाब से नहीं चलते हैं. तो मेडिटेशन करने से पहले यदि मैंने अपनी नॉस्ट्रल को चेक नहीं किया एंड योर राइट नॉस्ट्रल इज इन फ्लो एंड यू ट्राई टू मेडिटेट, क्या होगा हमसे? नहीं, वो द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रहेगी. आप आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ द्वंद्व करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो आपको लगेगा आज ध्यान अच्छे से नहीं लगा, आज मेडिटेशन नहीं हो पाया, बट हमने नॉस्ट्रल चेक नहीं किया. सो बिफोर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन we need to concentrate our nostril. If your left nostril is in flow, you can easily meditate. जैसे अभी हम यहाँ पर नॉलेज गेन करने आए हैं, नॉलेज शेयरिंग के लिए हम आए हैं, हम आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं. नॉलेज शेयरिंग के लिए मेरा मन शांत होना चाहिए, है ना, उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए, मेरे शरीर में शीतलता होनी चाहिए. एनवायरनमेंट बाहर से भी हम देखते हैं ना, धूप में बैठ के पढ़ना पड़े, अगर आपको अभी बहुत तेज धूप है और बाहर गर्मी में बैठ के पढ़ना पड़े तो कैसा, कितना समझ आएगा, है ना. बट बाहर का तापमान कितना मुश्किल है, देखिए गर्मी में बैठकर पढ़ना, लेकिन एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ना, आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ जाती है. द सेम वे हमारा ये हुआ बाहर के क्लाइमेट, बाहर के वेदर की बात, बट हमारा इंटरनल वेदर भी है, हमारा अंदर का माहौल भी है, हमारे अंदर का वातावरण भी है. उसको मेंटेन करने के हमारे पास देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि हम अपने शरीर के बारे में सुन सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये क्लॉक्स के बारे में पता हो. तो मैं आपको वो क्लॉक लिखवाना चाहता हूँ. अब वो यदि आप लिखना चाहें तो प्लीज लिख सकते हैं, और आप सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं. लंग के बारे में, लंग से हम शुरू करते हैं. लंग, हमारे लंग्स में जो एनर्जी होती है, हायर लेवल ऑफ, यानी मैक्सिमम बेनिफिट, हाई एनर्जी ऑन द मेरिडियन और द ऑर्गन. लंग में हाई एनर्जी होती है 3 to 5 AM. And weather, atmosphere will help you a lot.
सो मुझे लगता है कि प्राणायाम करने का आइडियल टाइम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने का आइडियल टाइम है 3 to 5 मॉर्निंग. So if you get up by early in the morning, don't do the physical exercises. Do some ध्यान and deep breathing. इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी व्यायाम करने को नहीं कहा जाता. आपको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए या पूर्ण स्नान करिए और उसके पश्चात आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, डीप ब्रीदिंग के साथ मेडिटेट करिए, है ना. सभी लोग आप देखते हैं सुबह उठकर वो मेडिटेट करते हैं. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड अदर एक्टिविटीज. ध्यान दो प्रकार का होता है, इसको प्लीज आप ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मॉर्निंग वेला है उसमें ध्यान का जो ड्यूरेशन है वो आप मिनिमाइज रख सकते हैं, उसको मिनिमम कर सकते हैं, हाफ एन आवर, है ना. यू डू दिस मेडिटेशन एट जस्ट हाफ एन आवर, दिस इज इनफ. ठीक है. बट लॉन्ग मेडिटेशन करना है आपको 1 hour 2 hour मेडिटेशन करना है, देन आफ्टर दैट यू कैन डू सम मोर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. बट दिस टाइम इज गुड फॉर lung 3 to 5. Then we come to large intestine. Next is large intestine. The high energy time is 5 a.m. to 7 a.m. Right? It proves that कि लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है वेस्ट को रिमूव करना, हमारे बॉडी के वेस्ट को यहां से एनएस के थ्रू निकाल देना. ठीक है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हुआ कि 5 से 7 बजे के बीच में हमें फ्लश आउट करना है, करना चाहिए. वो इजीली फ्लश आउट कर पाएंगे आप, अच्छे से आपकी आंतें साफ होंगी एंड यू विल नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड. आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगा. लेकिन अगर हम 7 बजे की जगह 8 बजे सोकर उठते हैं तो आप देखिए वो एनर्जी वहां से जा चुकी है, अभी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. बट 5 to 7 देयर इज नो नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, है ना. आप गए और 2 मिनट में फ्रेश हो जाएंगे आप. तो आप देखते हैं उसका वॉल्यूम, उसकी क्वालिटी, वो सब जो है बेटर हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्टमक. नेक्स्ट इज स्टमक. स्टमक में एनर्जी रहता है 7 a.m. to 9 a.m. 7 a.m. to 9 a.m. इसका मतलब हुआ कि देखिए हम जब खाना खाते हैं, हम सभी को मालूम है यहाँ पर, वी ऑल आर द डॉक्टर्स, सो हमें मालूम है जब हम खाना खाते हैं तो इट गोज टू द स्टमक and it stays there almost 1 hour, है ना, due to the function of mild HCl, hydrochloric acid 5, first half an hour and the next half an hour alkali, mild alkali, है ना. Your food will become alkaline and it goes to the small intestine after 1 hour. That's why we recommend don't drink too much of water between the meal or 1 hour after meal, but you have to drink after 1 hour. That is again important, because 1 घंटे के बाद हमारा खाना चर्न आउट हो चुका है, एल्कलाइन हो चुका है, बट इंटेस्टाइन को मूवमेंट करना है ऐसे करके ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, उसके लिए उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में लाना है. इसीलिए आपको उस फूड में डाइल्यूट करना है थोड़ा वाटर, ताकि ये इजीली वहां जाए और एसिमिलेशन हो जाए. ठीक है. तो 1 घंटे के बाद यदि मान लीजिए आपने 1 घंटे तक पानी नहीं पिया, बट 1 घंटे के बाद भी भूल गए आप पानी पीना, तो ये ड्राई फूड आपके इंटेस्टाइन पर प्रेशर बढ़ाएगा, उस पर वर्कलोड बढ़ाएगा. ठीक है. या वो मूव ही नहीं कर पाएगा, स्टमक से शिफ्ट नहीं हो पाएगा आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. सो अगेन डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैपेंस. सो दिस इज ऑल द साइंस एंड इट इज इजी वे टू अंडरस्टैंड, है ना. हम साइंटिफिक उसको टर्मिनोलॉजीज में पढ़ते हैं और वैसे ब्रीफिंग पढ़ते हैं ना बुक में, हम उसको समराइज नहीं करते, हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते. सो ऑलवेज योर कंटेंट मस्ट बी सिंप्लीफाई एंड अ कंडेंस्ड मटेरियल, उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लाना और सिंप्लीफाई करना है. किसी को भी, लेमैन को भी ऐसे समझाएंगे उसको समझ आएगा. लेमैन को हम उसको ये बता देते हैं कि 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, बट वाई. लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि फर्स्ट हाफ एन आवर देयर इज अ माइल्ड HCl, फॉर एग्जांपल 250 ग्राम्स फूड खाया, उसके लिए 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स हो गया स्टमक में, और उसने चर्न आउट करने के लिए उसको तैयार कर दिया. लेकिन मैंने 100 ml पानी पी लिया, इट डाइल्यूट्स.
So this acid will become 110 ml, बट स्ट्रेंथ कम हो गई, उस एसिड की स्ट्रेंथ कम हो गई। तो बॉडी में सिस्टम देखिए कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है। बॉडी प्रोवोक्स टू पुल इट आउट, मतलब उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है वो। एसिडिटी जो हम बोल रहे हैं, एसिडिटी का मतलब वो एसिड एक्स्ट्रा हो गया है, तो बॉडी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देना चाहती, बिकॉज अल्सर्स हो जाएंगे अगर वहां गया तो। उसके इंटीरियर वॉल्स उस एसिड के प्रेशर को नहीं सह सकता। स्टमक के इंटीरियर वॉल्स की स्ट्रेंथ अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अलग है। वहां जाने पर वहां अल्सर्स हो सकते हैं, मल्टीपल अल्सर्स हो सकते हैं। तो बॉडी उसको बाहर करने के लिए कंपेल करती है। आप देखते हैं एसिडिटी होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है हमें, बट हम उसको वहीं कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम वो एसिडिटी ना बनने दें। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो योग में एक प्रक्रिया है जिसको हम षट कर्म में सीखते हैं, वो है जल कुंजल या गजकरणी। आप सभी लोगों ने सीखा होगा षट कर्म में जल कुंजल या गजकरणी। उसका मतलब ये होता है स्टमक से अपने खाने को बाहर निकाल देना, स्टमक तक पानी को ले जाना और यहाँ से क्लीन कर लेना, जैसे एलिफेंट अपनी ट्रंक को साफ करता है। गजकरणी इसीलिए उसको कह रहे हैं, गज मतलब हाथी, करणी मतलब उसकी क्रिया। ठीक है जी। तो हम स्टमक में अभी थे हम कि स्टमक में हमारा जो एनर्जी है वो 7 to 9 AM है। दैट मीन्स कि हमें ब्रेकफास्ट 7 to 9 AM के बिटवीन कर लेना है। दिस इज आइडियल टाइम। वहां पर आपका स्टमक हाई एनर्जी लिए हुए, आराम से खाना खाइए, देखिए डाइजेस्ट हो जाएगा, शानदार तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्प्लीन। स्प्लीन इज 9 AM to 11 AM। आप सभी लोगों को मालूम है स्प्लीन इज अ ब्लड बैंक। वो प्रोड्यूसर है। वहां पर अभी आपने जो खाना खाया था स्टमक में 7 से 9 जो खाना खाया, इससे जो आपको न्यूट्रिएंट मिले, इस न्यूट्रिएंट के साथ में आप ब्लड को काम करने दीजिए, ब्लड को लेने दीजिए, और दूसरा कुछ काम मत कराइए। सिस्टम को, स्प्लीन को उसका काम करने दीजिए, यानी बीच में और कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छी ब्रीदिंग करनी चाहिए, थोड़ा हो सके तो लिक्विड डाइट लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ब्लड का फॉर्म लिक्विड है, इसीलिए हमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म लेना चाहिए। माउथ टेम्परेचर पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। माउथ टेम्परेचर तक पानी हो तो अच्छा रहेगा। और 9 to 11 AM ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड डीप ब्रीदिंग। सो एट योर वर्क प्लेस, हम यूजुअली अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं 9 से 11 के बीच में। सो ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एट दैट मोमेंट। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करना, क्लेविकल ब्रीदिंग नहीं करना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एट दिस टाइम 9 to 11 AM, सो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, हमारा ब्लड की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। सर यहाँ पर मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल इंडस्ट्री ने एक डिजीज का नाम रिवील किया, उन्होंने स्टडी करके एक डिजीज का नाम बताया पब्लिक को। द नेम ऑफ द डिजीज इज कैंसर। कैंसर। हम एक लेमैन की बात करते हैं, जब डॉक्टर डायग्नोस करके एक लेमैन को ये बताता है कि आपको कैंसर हुआ है, तो उसको इसका क्या मतलब समझ आता है, आप बताइए। डेफिनेशन क्या समझ आती है? डेफिनेशन ये समझ में आती है, मुझे वो रोग हुआ है जो लाइलाज है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, और अगर इसकी स्टेजेस में मैं 3rd या 4th स्टेज में हूं तो मेरी डेथ बहुत पास है। यही मालूम है ना उसको। तो इस परिभाषा से उसको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसका हिंदी नाम निकालते हैं, कैंसर का हिंदी नाम निकालते हैं। हम कैंसर को इंग्लिश में बोल रहे हैं ना बीमारी को, उसका हिंदी नाम निकालते हैं। सो कैंसर का हिंदी नेम, सर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये नाम प्रचार में लेकर आइए, अपने पेशेंट्स को आप बताइए उनको कि कैंसर का हिंदी नाम है रक्त बलहीनता। रक्त बलहीनता। अब मान लीजिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको रक्त बलहीनता हो गया है, क्या मेरे दिमाग में आएगा कि मैं मरने वाला हूं? क्या मुझे लगेगा कि मेरे को कोई ऐसी बीमारी हो गई? नहीं, मुझे लगेगा हाँ मेरे रक्त में बल जो है वो कम हो गया है,
तो मुझे उसकी उसकी पावर बढ़ानी है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है सर, स्प्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी देख लीजिएगा मेडिकल साइंस, अगर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है तो वो इंटेस्टाइनल एरिया के लिए आपको मेडिसिन देता है, बट मेरिडियनोलॉजिस्ट आपके स्प्लीन और स्टमक को ट्रीट करता है। मेरिडियन कहता है आप अपने स्टमक और स्प्लीन को अच्छे से ट्रीट कर दीजिए, आपके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देयर इज नो नीड टू पुट एनी प्रेशर और एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू योर इंटेस्टाइनल एरिया, है ना। स्प्लीन एंड स्टमक विल हेल्प। नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट का आइडल टाइम है 11 to 1। हार्ट का आइडल टाइम है 11 to 1, 11 से 1। स्मॉल इंटेस्टाइन का हाई एनर्जी टाइम है 1 PM to 3 PM। हार्ट का 11 AM to 1 PM, स्मॉल इंटेस्टाइन 1 PM to 3 PM, यूरिनरी ब्लैडर 3 PM to 5 PM, किडनी 5 PM to 7 PM, पेरिकार्डियम 7 PM to 9 PM, उसके बाद ट्रिपल वार्मर इज 9 PM to 11 PM। सर थोड़ा आराम से नाम बताइए। ओके, 1 2 3 नाम बताया आपने? एक मिनट मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। हार्ट इज 11 AM to 1 PM। ओके सर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 1 PM to 3 PM। स्मॉल इंटेस्टाइन 1 PM to 3 PM, यूरिनरी ब्लैडर 3 PM to 5 PM, किडनी 5 PM to 7 PM, किडनी 5 PM to 7 PM, पेरिकार्डियम 7 PM to 9 PM, पेरिकार्डियम 7 PM to 9 PM, ट्रिपल वार्मर 9 PM to 11 PM, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर 11 PM to 1 AM, and the liver 1 AM to 3 AM। लीवर के पहले क्या बताया सर? लिवर का 1 AM to 3 AM। लीवर गॉल के ब्लैडर पहले क्या बताया? गॉल ब्लैडर सर, गॉल ब्लैडर इज, हाँ गॉल ब्लैडर 11 PM to 1 AM, and then liver 1 AM to 3 AM। ओके सर। अब सर इसमें ये हुआ हाई एनर्जी टाइम, इन ऑर्गन्स का हाई एनर्जी टाइम जब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट इन ऑर्गन्स का लो एनर्जी टाइम भी है। जब ये वीक होते हैं उस समय आपको इनको काम नहीं कराना है, ठीक है। सो जो वीक टाइम है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लंग का 3 AM to 5 AM है तो 3 PM हो जाएगा और 5 PM हो जाएगा। AM का PM हो जाएगा, PM का AM हो जाएगा, टाइमिंग सेम रहेगा, ठीक है। 12 घंटे चेंज हो जाएंगे तो वो उसका लो एनर्जी टाइम है। मीन्स 3 to 5 हमको लंग्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उस समय करने में कोई फायदा नहीं है। तो मान लीजिए हम योगा क्लास ले रहे हैं 3 to 5, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वेरी लेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस वेरी लेस, सूक्ष्म क्रियाएं यू कैन डू, ठीक है सर। इसके अलावा मैं कुछ इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि अगर कभी भी आप मेरिडियनोलॉजी पढ़ते हैं और एज अ थेरेपिस्ट आप काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारा पेशेंट सफर कर रहा है नी जॉइंट पेन से, है ना।
तो नी जॉइंट पेन के लिए हम डिफरेंट मेरिडियन लाइन से रिफ्लेक्स पॉइंट्स और डायरेक्ट पॉइंट्स का एक थेरेपी कॉन्सेप्ट बनाएंगे. द मैटर विच प्रेस्क्राइब्ड इन द बुक्स, दिस इज द बुक, एक्यूप्रेशर, मेरिडियनोलॉजी. कोई भी किताब का जो मैटर है उसको हम फैक्ट बोलते हैं सर. किताब में पढ़ी हुई चीज फैक्ट होती है, यानी इस किताब का लिखा हुआ मैटर अगर किसी भी और बुक में होगा तो यही होगा, चेंज नहीं होगा. दिस इज द फैक्ट. बट इस किताब को पढ़कर हम जो नोट करते हैं और हम जो समझते हैं उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट्स. व्हाट वी लर्न विद द बुक, the book material, bookish material is fact, and we learn and think, and हम अपने दिमाग में जो फ्रेम तैयार करते हैं, अपने दिमाग में जो हम बात बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट है हमारे. सो इन द स्टडी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के बीच में कनेक्शन बनाना चाहिए. ऐसा ना हो कि हमने फैक्ट्स ये पढ़े हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टे हैं या उससे कोई इंटरकनेक्शन नहीं दिखता. ऐसा कभी ना हो. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे अभी मैं वही कहना चाह रहा हूं कि किसी एक ऑर्गन को हम ट्रीट करना चाहते हैं, लिवर को ट्रीट करना चाहते हैं, लंग्स को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हम लिवर मेरिडियन के पॉइंट्स तो लेंगे ही, बट कुछ और मेरिडियन पॉइंट्स भी उसको हेल्प करते हैं ना. हस्बैंड वाइफ ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट एक्यूप्रेशर थेरेपी के हिसाब से, सुजोग थेरेपी के हिसाब से, योग के हिसाब से, तो हम बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स को उठाते हैं. जब तो मान लीजिए आपने लीवर को ट्रीट करने के लिए 12 पॉइंट्स चुने डिफरेंट मेरिडियन लाइन से कि इन 12 पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करेंगे, इससे लीवर को हेल्थ मिलेगी. तो ये 12 पॉइंट्स पहले हम उठाएंगे, फिर हम का लॉजिकली सीक्वेंस क्रिएट करेंगे कि पहले कौन सा पॉइंट प्रेस करना है. तो आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस फैक्ट. तो एक थेरेपी तैयार हो जाएगी 12 पॉइंट्स की लिवर के लिए. ये पहला काम है सर हमारा. इसमें क्या होगा, जहां पर हम लैग कर जाते हैं सर, ये थ्योरी को ना लैग कर जाते हैं कि हमने जब ये 12 पॉइंट्स की एक थेरेपी बना लिया तो हमने पेशेंट के साथ टाइम सेट हुआ. पेशेंट ने बोला मुझे आई एम कंफर्टेबल विद 9 AM to 10 AM, या वो कहता है मैं आपको शाम को 5 से 7 बजे के बीच में आपसे थेरेपी लेना चाहता हूं, मेरे पास वही टाइम है. तो 5 से 6 के बीच में हम उसको कंप्लीट थेरेपी देंगे, सारे पॉइंट्स देंगे. लेकिन लीवर के लिए जो उसका ऑप्टिमम टाइम है, जो उसका हाई एनर्जी टाइम के कुछ 1 या 2 पॉइंट्स हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे जो उसके ऑप्टिमम टाइम पर घर पर अपने आप स्टिमुलेट करेगा. यू गेट माय पॉइंट सर? हाँ जी, ये जरूर करना है. यूजुअली हम क्या करते हैं, थेरेपिस्ट थेरेपी दे देता है और ऑप्टिमम टाइम पे हम नहीं होते उनके पास, वो अपने घर पर है. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रात को 3 बजे से भी है ना, 4 बजे भी है. तो उस टाइम हम पेशेंट के पास नहीं जा सकते. तो पेशेंट को उस समय यदि कुछ पॉइंट्स सिखा देंगे, 1 या 2 पॉइंट्स, और स्टिमुलेट करने के लिए कहेंगे, तो विल गेट द रिजल्ट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. इसके अलावा सर पॉइंट्स को मेजर करने के लिए, जब हम पॉइंट्स सीखते हैं बॉडी पर, तो उनको मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं या जो टेक्निक्स हैं उनको हम बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं कन, कुछ लोग शिन, CUN, कन या शन, CUN इसको हम बोलते हैं. ठीक है. सो कन जो है सर वो थंब से भी ऐसे नाप सकते हैं. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 कन. ये जो डिस्टेंस है एक थंब के बीच का, दिस इज 1 कन. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक कन देखना है जॉइंट से, दिस इज द जॉइंट, जॉइंट से एक कन ऊपर मेरे को वो पॉइंट देखना है. ठीक है. मेटाटार्सल्स के बीच में, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फोर्थ मेटाटार्सल के बीच में मुझे रिस्ट जॉइंट से 2 कन ऊपर जाना है. ठीक है. तो 2 कन हम ऐसे करके नाप सकते हैं, ये ऐसे करके हम 2 कन नाप सकते हैं.
ये वाला जो लाइन है, हाँ जी, तो कन की मैं मैम के साथ ना कुछ पिक्चर्स कन की शेयर कर दूंगा ताकि वो आपको बाद में शेयर कर दें, मैं व्हाट्सएप में उनको शेयर कर दूंगा, आप प्लीज वहां से ले सकते हैं। तो कन इज अ मेजरमेंट जिससे हम पॉइंट्स के डिस्टेंस को नापते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉइंट्स एक्चुअली है कहां पर। ठीक है सर। एक्यूप्रेशर थेरेपी में इस फॉर्मूले को AI बोलते हैं, AI एक्यूप्रेशर इंच। वो इसको फिंगर का गैप जो है इसको 1 कन मानते हैं, यानी 1 AI। अब फॉर एग्जांपल सर, ये हमारा जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन से सेंटर लाइन पर, सेंटर हेयर लाइन से हमको 3.5 कन ऊपर जाकर सेंटर पॉइंट चेक करना है। सो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, ये लास्ट कॉर्नर है, दिस इज 1 2 एंड 3, गॉट इट। तो हम ये वाले इसको यहां पर ऐसा प्लेस करेंगे, इस हेयर लाइन के टॉप पर यहां पर ऐसा प्लेस कर कर और ऊपर लेकर आएंगे। दिस इज 3 कन, यानी 3 AI। अभी हम क्या करेंगे, देखिए अपने फिंगर को ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करके, और इस पॉइंट पर अगर आप आ जाएंगे, दिस इज 3.5। सो यू पुट हियर, क्रॉस योर फिंगर एंड देन टच विद द मिडिल फिंगर, दिस इज 3.5 AI, 3.5 AI. It's a very good point, very good point for low blood pressure. Don't press it on high blood pressure condition. If a patient suffering from the low condition, एकदम डाउन चला गया है ब्लड प्रेशर, आप अपने नकल से ऐसे करके इसको रेक्टिव पॉइंट को लोकेट करिए और उसको जोर से प्रेस करिए ना, नकल से करिए सर, नकल से, जो नकल है, हाँ, ये नकल से ऐसे करके प्रेस करिए, 1 2 3 4 5, रिलीज 3 टाइम, 5 सेकेंड होल्ड इनिशियली, 5 सेकेंड होल्ड 3 टाइम। आप बिल्कुल मॉनिटर पर देख लीजिएगा, विद इन दिस 3 प्रेस वो ऑटोमेटिकली इट मेंटेन्स। तो ये AI जो है हमारा फॉर्मूला है जिससे हम AI या शन या कन, जिससे हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। जो एनर्जी, जिस एनर्जी की बात हम कर रहे हैं सर, वाइटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन भी है, ब्लड भी है। कुछ लोग ब्लड मानते हैं, लेकिन ब्लड में भी हम सभी को मालूम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई है वो उसको हम वाइटल फोर्स नहीं मानते, वो वाइटल फोर्स नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई इज अ वाइटल फोर्स। सो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन इज अ वाइटल एनर्जी, ब्लड इज अ सोर्स, है ना, ब्लड इज अ सोर्स फॉर ह्यूमन बॉडी, कि वो इस एनर्जी को कैसे कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा, वो सोर्स है। ठीक है, तो मेरिडियनोलॉजी में और एक्यूप्रेशर थेरेपी में सर एनर्जी को QI की या CHI प्रोनाउंस करते हैं, वो इस एनर्जी को QI या CHI बोलते हैं। तो हम इसको बोलते हैं की एनर्जी या ची एनर्जी। ठीक है सर, इसमें कुछ पॉइंट लोकेट करने के पॉइंट्स और बता रहा हूं, और हम 3 बजे तक हमें वाइंड अप करना है। हाँ जी श्योर सर, 3 बजे तक। श्योर, बस हम कुछ पॉइंट्स और हैं वो कवर कराएंगे। मेथड्स ऑफ लोकेटिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो मेथड्स हैं जिससे हम लोकेट करते हैं उसके मेथड्स आप लिख लीजिए। फर्स्ट मेथड हमने बताया कन मीटर या AI एक्यूप्रेशर इंच। सेकंड मेथड है एनाटॉमिकल लैंडमार्क। एनाटॉमिकल लैंडमार्क में एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे वो बताते हैं एनाटॉमिकली, वो बताएंगे इट इज प्लेस्ड इन इंटरकोस्टल स्पेस। सो दिस वर्ड इंटरकोस्टल स्पेस मींस एनाटॉमिकल लैंग्वेज है। या फिर हम बोलते हैं रेडियल साइड या टीबियल साइड या ऑन द शिन बोन। तो ये जो हम इस तरीके से लोकेट करते हैं हम इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंडमार्क।
ठीक है। थर्ड है लोकेटिंग ऑफ पॉइंट बाय यूजिंग पॉस्चर। ठीक है, एग्जाम्पल लोकेटिंग ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बाय यूजिंग पॉस्चर। तो हस्त मुद्राओं का, अलग अलग शरीर की स्थितियों का, फॉर एग्जाम्पल हमें पॉइंट लोकेट करना है, मान लीजिए इस जगह पर, तो हम अपने हाथ को यदि ऐसे करके लोकेट करेंगे तो देखिए यहां पर आ रहा है पॉइंट, लेकिन जैसे मैं इसको सीधा कर दूंगा वो पॉइंट की स्थिति बदल जाएगी, वो इधर आ जाएगा पॉइंट। ये मूव कर रही है बोन, हाथ हिलाने से ये मूव कर रही है। सो इफ यू पुट योर हैंड लाइक दैट you can easily find out on the way. For example sir, हम ऐसा मुट्ठी को ये हल्के से ऐसा बंद करते हैं, बंद करने पर हमारा स्मॉल फिंगर जहां टच हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। मिडिल फिंगर जहां टच हो रहा है, दिस इज अनदर पॉइंट। ठीक है, सो विद द पॉस्चर, with the hand movements, with the posture, if you create this posture with your hand, where your middle finger placed, it is a point. Okay. So using the posture, location of points by using postures. Next is tender point. Tender point. टेंडर पॉइंट मीनिंग है सर, हम कहीं पर प्रेस करने पर आप देखते हैं वो पॉइंट, एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं, हम अपने हाथ को ना बहुत लूज करके सर, बहुत लूज करके ऐसे अपने टेम्पोरल के पास आप ऐसा ऐसा टैपिंग करिए, स्टार्ट टैपिंग। थोड़ी देर के बाद या अभी शुरू में आपको पता लग सकता है कि कहीं पर थोड़ा ज्यादा पेनफुल है, कोई एरिया ज्यादा पेनफुल या सेंसिटिव हो सकता है, मे बी, है ना। यू कैन रियलाइज सब जगह एक जैसा नहीं लग रहा है, कहीं पर थोड़ा पेनफुल हो सकता है, दिस इज अ टेंडर एरिया। ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ कौन से पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड ऑर्गन क्या है जहां पर हमें प्रॉब्लम है, वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन ट्रीट इट। नेक्स्ट इज लोकेशन विद रेफरेंस टू अनदर पॉइंट। लोकेशन विद रेफरेंस टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये LI11 है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में मान लीजिए LI11 का डिस्टेंस है LI17 से 5 कन दूर, तो हम इस तरीके से उसको लोकेट कर सकते हैं कि हाँ LI17 फाइंड करेंगे, LI17 से हम डिस्टेंस देखेंगे उतना कन, उतने कन पर LI11 होगा। ठीक है, तो ऐसे कर कर हम मेजर भी करते हैं, एक दूसरे पॉइंट से उसकी दूरी को मेजर आसानी से कर लेते हैं और पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिटेक्टर जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर जर्मनी की देन है। तो जर्मनी में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स उन लोगों ने बनाए हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली वो काम करते हैं। तो ये एक बात है। एंड माय लास्ट पॉइंट इज सर, 5 बेसिक हेल्थ रूल्स हम सभी लोग को मालूम है, वो 5 बेसिक हेल्थ रूल्स को हमको साथ में लेकर चलना है। और मेरा मानना है, मैं बहुत लंबे समय से प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी थेरेपिस्ट के साथ हमेशा मेरा कंट्रोवर्सी रहती है, बिकॉज रेकी थेरेपिस्ट को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप सोसाइटी को अपाहिज मत बनाइए, डिपेंडेंट मत बनाइए, क्योंकि रेकी में आपने अगर उसको टच हीलिंग से, है ना, वो कर दिया डिस्टेंस हीलिंग कर दिया आपको, तो कभी उसको बीमार पड़ेगा तो आपके पास आना पड़ेगा। सो आप उसको बताइए कि रेकी इज अ टेक्निक जहां से हम अपनी साइकिक फोर्स को, साइकिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं और हील कर सकते हैं, वो आपके पास भी है, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, बट यू स्टार्ट लर्निंग इट। ठीक है, और हर एक व्यक्ति अपने आप को हील स्वयं करे। तो इसीलिए एक्यूप्रेशर भी एक डिपेंडेंट थेरेपी है जिसमें सोसाइटी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। उन लोगों को करेंगे अपने एक्यूप्रेशर थेरेपी के साथ में, और ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, इसीलिए ये योग की वर्कशॉप है। तो उनको योग की कुछ टेक्निक्स बतानी है, एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाना है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी उनको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक्यूप्रेशर पावर पॉइंट, पावर मैट,
वो पिरामिड शेप में नीडल जैसा रहता है, उसके ऊपर फुट मैट है। ये यू जस्ट एडवाइज देम कि आप वो बोरो करिए और वो उसको परचेज करिए और उसके ऊपर खड़े होकर फुट स्टेप्स करिए, तो आपको फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बेनिफिट्स मिलेंगे, बट ऑन डेली बेसिस। तो ये हम उनको एडवाइस कर सकते हैं, इसके लिए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। प्लस 5 बेसिक हेल्थ रूल्स को हम उनको एडवाइस कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं सर पहले 2 पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट है प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, यहां पर आप इन दोनों को कनेक्ट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि बॉडी टाइप्स के बारे में पढ़ना है हमें और लोगों को भी अवेयर करना है। हम जब प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वी फॉरगेट 3 बॉडी टाइप्स, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, और इन्हीं 3 टाइप से 2 टाइप्स और निकलते हैं, एक्टोमेसोमॉर्फ, एंडोमेसोमॉर्फ। सो अपने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी अपने लिए भी, हमें अगर एक्सरसाइज और डाइट तय करना है तो हमें एक्टोमॉर्फ अपने बॉडी टाइप को समझना पड़ेगा। मेरा बॉडी टाइप कौन सा है, ये बॉडी टाइप मुझे राइट डाइट और राइट एक्सरसाइज पैटर्न को एडवाइस करेगा। क्योंकि एक्टोमॉर्फ को रनिंग नहीं करना चाहिए, लॉन्ग रनिंग नहीं करना चाहिए। सर इसको हिंदी में बताइएगा, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। नहीं, ये आपको इसी में मिलेगा, ये यही शब्दावली। Okay. हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, जैसे ओके साइंस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आप हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो बोन को अस्थि पढ़ेंगे, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट। ओके ओके हाँ, तो आप यही नाम से मिलेगा आपको, आप सिर्फ ये डाल दीजिए कहीं पर भी सर बॉडी ते आहे टाइप। ना लंबा गाय गोल गाय ते आहे का? यस यस सर तेच आहे. लंबा गाय काय गोल गोल गाय काय आणि मग त्याचं दोघां मिळून तेच आहे सर हाँ जी, हिंदी मध्ये. ठीक है। Yes. तो एक्टोमॉर्फ इज द फर्स्ट टाइप। सेकंड इज एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ, MESO, मेसोमॉर्फ, MORPH, मॉर्फ। ये 3 टाइप से 2 टाइप और बनता है, जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज, 2 फीचर्स होते हैं, एक्टो मेसोमॉर्फ और एंडो मेसोमॉर्फ। एक्टो मेसोमॉर्फ और एंडो मेसोमॉर्फ, इनके अपने फीचर्स हैं। आप वो थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में जानकारी। आप किसी को भी डाइट एडवाइस करने से पहले इस थ्योरी को पढ़ना है। अगर आप इसके बिना डाइट देंगे तो आप नुकसान करेंगे, क्योंकि एक्टोमॉर्फ को मैंने बोला आपको रनिंग नहीं करना है, उसको कार्डियो एक्सरसाइज कम कराना है, वीक में ट्वाइस वीक बस, नॉट मोर देन दैट। एंड एंडोमॉर्फ को प्लैंक्स नहीं करना है, एंडोमॉर्फ को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कम करके रनिंग ज्यादा करना है। वरना क्या होता है, यूजुअली जो मोटा आदमी है ना, वो सोचता है कि मैं प्लैंक्स कर लेता हूं तो मेरे को ना मसल्स कम हो जाएंगे। नहीं, एफर्ट ज्यादा लगेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रनिंग से आएंगे, रनिंग से आएंगे। कार्डियो एक्सरसाइज करने से उसका वेट लॉस होगा, लेकिन एक्टोमॉर्फ को मसल्स गेन करना है, उसको रनिंग नहीं करनी है, कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, कम करना है, बट उसको मसल स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करने ताकि मसल गेन करेगा। सो दिस इज द टेक्निक। हम प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के टाइम में सर ये वाला थ्योरी भूल जाते हैं, एक्सपर्ट्स भी भूल जाते हैं, है ना, दे फॉरगेट एंड दे जस्ट एडवाइज द एक्सरसाइजेस और द डाइट। सो दिस 2 थिंग्स इज प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज विद दिस थ्योरी। Second is proper sleep. So when you are educating the pupil regarding proper sleep, just think about the rest. First, we need to understand the difference between rest and sleep. What is the difference between rest and sleep? There is a difference. है ना, rest is something else and sleep is another thing. तो हम जो योग में योग निद्रा सीखते हैं, योग निद्रा, it must be followed बिफोर गोइंग टू बेड। आप जब बिस्तर में सोने जा रहे हैं, सोने से पहले आप लेट कर योग निद्रा करिए, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर स्लीप। हम वो स्लीप तो कर ही नहीं, जब मेरा कॉन्शियस माइंड स्विच ऑफ कर रहा है तब मेरा सब कॉन्शियस माइंड स्विच ऑन कर रहा है। तो हम वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि मैं लास्ट थॉट क्या लेके सो रहा हूं। जब आपका कॉन्शियस माइंड स्विच ऑफ करेगा, उस समय कौन सा थॉट कैरी कर गए आप, वी ऑल नो, डोंट नो, ठीक है, वो पूरी रात परस्यू करेगा हमारे सबकॉन्शियस में। इसीलिए कई बार हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं मॉर्निंग में। सो आप रात को सोने के टाइम लास्ट थॉट क्या लेके सो रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, विच इज वेरी क्लियर।
कि लास्ट थॉट में क्या कर रहा हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ. You think like that and just go to sleep. So throughout your night आपका सबकॉन्शियस में वही चल रहा है. ठीक है, तो आपका सीएनएस आपको हेल्प कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है, वो अप्रोच दे रहा है. और पहले ये डिफरेंस समझना है वो स्लीप एंड रेस्ट के बीच में, और उसके बाद वर्सेस वर्क, रेशियो बिटवीन वर्क एंड रेस्ट. अगर आपका सेडेटिव लाइफस्टाइल है तो आपको रेस्ट कितना करना है और स्लीप कितना करना है. अगर आपका हेक्टिक लाइफस्टाइल है तो आपको रेस्ट एंड स्लीप कितना करना है. दिस टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि आपका सेडेटिव लाइफस्टाइल है और रेस्टिंग आवर्स ज्यादा है तो आपका सिस्टम बेकार हो जाएगा. ऐसा नहीं करना आप. तब आपको थोड़ा सा एक्टिव बनाना है अपने आप को. ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट होती है, वो हैबिट नहीं देनी है उसको. एंड द फोर्थ वन इज प्रॉपर एक्सक्रीशन. सर प्रॉपर एक्सक्रीशन में हमको फिर से ये सोचना है. प्रॉपर एक्सक्रीशन मतलब है हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने की बात कर रहे हैं. हम इनटेक करते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यही फॉर्म है हमारे इनटेक का. व्हाट वी इनटेक, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो उनका जो वेस्ट मटेरियल वो उसी फॉर्म में. सॉलिड है, सेमी सॉलिड का वेस्ट है सेमी सॉलिड, सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में. लिक्विड का वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में, और गैसेस का जो वेस्ट है वो गैसेस फॉर्म में. इसीलिए वी डू प्रैक्टिस अवर कपालभाति. कपालभाति इज अ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एयर, है ना. क्योंकि हम उसमें देखिए सांस ले नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं. ठीक है. सो कपालभाति इज द एक्सक्रीशन. दिस इज नॉट प्राणायाम, दिस इज क्रिया. Please remember it. So many people are consider it as a pranayam. This is not a pranayam. This is kriya. So it is for the excretion. Kapalbhati is the excretion. उसके बाद सर हम इंटेक करते हैं, साइकोलॉजिकल इंटेक भी तो करते हैं. वी इंटेक थ्रू आवर आइज, वी इंटेक थ्रू आवर ईयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव योर डिनर, अभी आप खाने के लिए बैठे, आपने एक निवाला तोड़ा खाने के लिए, यू हैव अ कॉल एंड इट इज अ बैड न्यूज. What will happen? You never can take that even a single bite. है ना. अगर हम इसको असेस करें तो हुआ क्या है, what has happened? Something enters into your ear in the form of voice and it affects, in a fraction of second your state of mind will change. है ना. आपको जो हंगर था, जो थ्रस्ट था, वो विद इन अ सेकेंड आप देखेंगे वो जीरो हो गया. So it affects a lot. What we are seeing, what we are hearing while we are having our food, that is very important, but we are not bothered about it. ठीक है सर. तो हमें वो थोड़ा सा एजुकेट करना है कि ये इंटेक्स में और उसके एक्सक्रीशन में ध्यान देना है. यानी कोई थॉट आ भी गया मान लीजिए, उसका एक्सक्रीशन करना है, उस थॉट को निकालना, एक्सक्रीट करना है, वो वेस्ट थॉट है. ठीक है. इन माई बुक देयर इज अ बुक वर्सेस. सो देयर इज टू टॉपिक, फॉरेस्ट वर्सेस गार्डन. To make a place like a forest, what to do? Nothing. If you want to make any place like a forest, you no need to do any effort. Am I right? But if you want to make a place like a garden, what to do? Many efforts, so much efforts. And how long? How long you can take this place as a bagicha? You put your effort, continuous effort, maintenance and all. तो सिमिलरली हम इसको इफ वी कनेक्ट इट विद आवर थॉट. सो अगर मेरे को अपने मन को जंगल नहीं बनाना है विचारों का, तो मुझे छांटने पड़ेंगे कि मुझे अपने मन में कौन से विचार लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, है ना. तो उस तरह से हमें ये प्रॉपर एक्सक्रीशन को समझना है सर. लास्ट वन इज लाफिंग. लाफिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर फॉर आवर हेल्थ. If we are not laughing, we are not happy. And if we are not happy, law of attraction will work. कैसे? और जब हम खुश नहीं होंगे तो दुखी होंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, दुख लाने का कारण लेकर आएगा. ऑलवेज कीप अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस. ठीक है. सो हैप्पीनेस मीन्स नो फियर एंड सेटिस्फेक्शन. अपरिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य,
so many things in yama and niyama. So this is what I try to share my knowledge with all of you, and I'm really grateful for this opportunity. Thanks to all of you. Thank you very much, sir. I have 1 minute. Yes, if you Just to have say any my- question. Yes. yes, sir. Yes, sir. Sir, how we recognize who is ectomorph, endomorph, mesomorph personality? Yes, sir. There is a you can see the ectomorph is a cylindrical body, have the cylindrical body, rectangular body. ठीक है, vertically. ठीक है, if you vertically see, these are the long body, long limbs, and long lower extremities. So this is ectomorph. Endomorph is triangle shape. Shoulder line is narrow, and the buttock area, no sir, triangle, upward triangle. So shoulder line is narrow and the waistline is broad. They are gaining too much of fat on the thigh, buttocks, or the abdominal area. This is endomorph, and the mesomorph shape is oval shape. They have good muscles. They have good muscles. That doesn't mean they not obese. They have good muscles, and they can maintain. They can lose weight easily. They can gain weight easily. Okay? So this is mesomorph. Mesomorph is a good quality. यानी हम उसको कहते हैं मेसोमॉर्फ जो हैं वो लोग, उनको भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि वो मेसोमॉर्फ है. उनको एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब बहुत सिर्फ मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है सर. वो अपने टारगेट्स को, हेल्थ टारगेट्स को इजीली अचीव करते हैं. बट एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ को बहुत मेहनत लगती है सर. इसीलिए ये थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा. इसमें डाइट और एक्सरसाइज आप समझ लेंगे तो अच्छे से गाइड कर पाएंगे और रिजल्ट्स कम एफर्ट में आएगा सर. Thank you. यस यस सर. सर राहुल सर की बॉडी मेसोमॉर्फ में ही शायद है. हेलो, हाँ जी सर. राहुल सर की बॉडी बोला ये मेसोमॉर्फ में आती है. हाँ राजू सर, वेरी वेरी फिट. ही इज मेसोमॉर्फ. यस. अच्छा, इसमें एक बात और है सर, सुधीर सर. इफ आई एम एक्टोमॉर्फ और अ मेसोमॉर्फ, नहीं, आई एम एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, तो विद द प्रैक्टिस आई कैन get the features of mesomorph. With the right training, right diet, within a few months you will become a mesomorph. ऐसा नहीं है कि ectomorph mesomorph नहीं हो सकता है ना. endomorph भी mesomorph हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है सर. पेज पे आ जाता है. हेलो हेलो सर. ये आप बहुत अच्छा बताया सर आपने. अगर यस सर. जो एक्चुअल जो एथलीट्स होते हैं वो मोटे भी Yes. एथलीट्स होते हैं कुछ, हाँ. और एकदम पतले भी एथलीट्स होते हैं. हाँ, तो ऐसे आप जो देखेंगे मोटे ज्यादातर एथलीट सिलेंड्रिकल होते बॉडी हैं, होते होंगे. सुडौल शरीर के एथलीट को अगर अच्छा प्रैक्टिस दिया जाए या गुड ट्रेनिंग Yes. दिया जाए तो मेसोमॉर्फ में परिवर्तित हो सकते हैं. यस सर. यस और सर. यस सर. अपन जो डाइटिशियन से लेकर तो हर चीज जो गांव के बच्चे एकदम पतले दुबले से रहते हैं, उनको Yes. अगर वेलनेस अच्छा प्रैक्टिस दिया जाए तो वो भी मेसोमॉर्फ में परिवर्तित हो सकते हैं. हो सकते हैं सबकी सर. अपनी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर होता है. बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बट वो फीचर्स ला सकते हैं आप. विद द राइट गाइडेंस वी कैन गेट ऑल द फीचर्स ऑफ मेसोमॉर्फ. ओके सर, थैंक यू Sir, वेरी मच. PT Usha, you all knows the name PT Usha. PT Usha was suffering from asthma. She was asthmatic patient, but with the practice of commitment, she achieved the athlete. मतलब वो एक बड़े एथलीट के नाम से जानी जाती हैं, बट वो she was suffering from asthma. So that doesn't mean कि हमारे पास जो भगवान ने दिया है उसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते. With the right guidance, right knowledge, है ना, gratitude and practice, we can achieve anything. Yes sir, बिल्कुल राइट हम है सर. हम Also, देर I हम देर am नहीं हो suffer सकते, from सर. tuberculosis. हाँ जी. I am suffer from the tuberculosis. Okay. Okay, so I have practiced for tuberculosis and fight. तो अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ और एक अच्छा एथलीट भी हूँ. वाव सर.
और Great. बहुत छोटे पद में जब मेरा प्रैक्टिस चालू था तब मैंने सारी चीजें किया था एज एक्चुअली अराउंड फॉर 2 स्टेजेस फॉर ट्यूबरकुलोसिस. Okay. Okay. So you are very great, sir. You are very great, and you are a great example. You are a great example. Thanks a lot. आपने पीटी उषा मैम का एग्जांपल दिया तो मुझे भी याद आ गया कि चलो हाँ, you are one of the बताने से आगे के examples. लोग सीख भी जाते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wow. थैंक यू सर. I always remember your name, Dr. Sudhir. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you very much, sir. So, anyone else? Any more question? चलिए, थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर अमित चौहान सर. बहुत Thank you, अच्छे जी. से आपने इतना वास्ट सब्जेक्ट को 1.5 घंटे में आपने जितना की पॉइंट्स बता सकते थे आपने उतना Yes. कवर किया है. सो Yes. थैंक यू सो मच सर. ऑन बिहाफ ऑफ HRDC नागपुर, I extend you. my thanks to you sir for accepting our invitation and enlighten us on the topic of acupressure. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे रुकते हैं. कल छुट्टी रहेगी, कल का संडे है.